हाँ जी, तो मैट्रिसेस का हम लोग शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 और आप लोगों के लिए अगली डेफिनेशन मैंने लिख के तैयार रखी है। अगली डेफिनेशन है यूनिट मैट्रिक्स, या फिर उसको कभी कभी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या कहानी है? स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं वो पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। मतलब कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन क्यों? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, वही स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि यही यूनिट मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन is called unit matrix if aij is equal to 0 when I not equal to j। ये तो सब में सेम कंडीशन है, डायगोनल मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में और अब यूनिट मैट्रिक्स में। अब उसके आगे की क्या कहानी है? ए आई आई ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 1। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे लिखना है मान लीजिए 4x4 की, तो b इज इक्वल टू ये आता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये क्या है? ये एक 4x4 की यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है जी, अभी आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं बोर्ड मिटा देता हूं। पॉज करिए, पॉज। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कौन सी डेफिनेशन है अपने पास भैया? नेक्स्ट अपने पास में है आई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो इसके कहानी में क्या है? ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, यानी कि सिमेट्रिक होने के लिए भी क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए, ऑलवेज स्क्वायर। ठीक है, उसका भी एक पर्टिकुलर केस है ये, व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अगर ऐसा हो जाए फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा हो जाए तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, मान लीजिए 4x4 की बात कर रहे हैं। 1 1 2 2 -3 -3 -4 -4 5 5 17 17। इस तरीके की कुछ मैट्रिक्स 4x4 में देख लीजिए। इसके अंदर जितना A12 है उतना ही क्या है? A21 वाला एलिमेंट है, यानी कि डायगोनल के अबाउट देखोगे तो मिरर इमेज की तरह काम करेगा। जितना A13 है उतना ही A31 वाला एलिमेंट है, जितना A14 है उतना ही A41 वाला एलिमेंट है। तो इस तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हेन ए आई जे A12 इज इक्वल टू A21, A13 इज इक्वल टू A31, A32 इज इक्वल टू A23, इस तरीके का कुछ हो जाए तो उसे मैं क्या बोलूंगा? उसे मैं बोलूंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जे वाला पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या है? वैसा सही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ए इज इक्वल टू ए आई जे
एन क्रॉस एन, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, ये कहानी होनी चाहिए। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। जब ऐसा होगा तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं देखता हूं, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे बराबर होंगे, तो ये आ जाएगा ए आई आई व्हेन आई इज इक्वल टू जे, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। इधर से क्या होता है, 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू 0, यानी कि ए आई आई इज इक्वल टू 0। यहां से हम किस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, यहां से हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब एग्जांपल के लिए क्या बनेगा इधर, एग्जांपल ये लिख लीजिए, a इज इक्वल टू 0 0 0, 3 क्रॉस 3 की बना रहे हैं, 2 माइनस 2, 15 माइनस 15 माइनस 3 3। अब इधर देख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए 0, a12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a21, a13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a31, a23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a32। तो इस तरीके की कुछ मैट्रिक्स होगी, उसे मैं क्या कहूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कॉपी कर लीजिए, पॉज, कॉपी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अभी। अब इसके बाद आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। इसमें क्या है, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन जाता है और नीचे के उसके बाद के एलिमेंट जो होते हैं वो सब 0 होते हैं, यानी कि कुछ ऐसा सा। एग्जाम्पल के लिए a इज इक्वल टू, लेट सपोज इधर कुछ नंबर है 1 2 3 5 7 1, ये एक ऊपर ट्रायंगल बन गया, इधर 0 इधर 0 इधर 0। इस तरीके की कुछ मैट्रिक्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर आपको एक ट्रायंगल जैसा बनता हुआ दिख जाएगा ऊपर की तरफ। तो मैथमेटिकली मैं क्या लिखता हूं, a इज इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n is upper triangular matrix if aij is equal to 0 for all j greater than i। j greater than i का मतलब क्या है, ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट है 2 1, ये एलिमेंट क्या है 3 1, और ये एलिमेंट क्या है 3 2। तो यहां पे i और j में से कौन सा बड़ा है, यहां पे i और j बराबर है, यहां पे i जो है वो j से बड़ा है, क्यों, सॉरी i जो है वो j से छोटा है। तो इधर सही लिखा अपन ने, ए आई जे इज इक्वल टू 0, सॉरी उल्टा लिख दिया, व्हेन i ग्रेटर देन j। ठीक है, ये है 1 2, ये है 1 3। तो इधर क्या है, ये नॉन जीरो हो सकते हैं व्हेन j ग्रेटर देन i, और जब इधर क्या है, इधर है a21, यहां पे i j में से कौन सा बड़ा है, i बड़ा है, तो व्हेन i ग्रेटर देन j तब ए आई जे कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या है, ये क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही लास्ट वाला L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ये क्या होगा, ये इसी का उल्टा कि नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बन जाए, तो आप क्या कहोगे, A इज इक्वल टू ए आई जे इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0, यहां पर आएगा
फॉर ऑल i लेस देन j, या फिर आप बोल सकते हो j ग्रेटर देन i। ठीक है, समझ में आता है। और इसी का उल्टा इस तरीके से जो है उधर नीचे की तरफ ट्रायंगल बन जाएगा, ये सब 0 हो जाने चाहिए। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं ये अपने को समझ आ जाता है। ठीक है जी, पॉज करिए, लिखिए और फिर आगे बढ़िए। हाँ जी, तो अभी अपन ने देख लिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। इसी के अलावा अब एक लास्ट डेफिनेशन आता है KLM, नल मैट्रिक्स, या फिर इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या, अ मैट्रिक्स is called null matrix if all of its elements are equal to 0, और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो क्योंकि मैट्रिक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उस केस में अगर मैं बोल दूं जीरो मैट्रिक्स, तो ये बोलना काफी नहीं है, मुझे ये बताना पड़ेगा कि जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, क्योंकि 2x2 की जीरो मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम 3x2 की जीरो मैट्रिक्स। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं है। तो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है आपको यह भी स्पेसिफाई करना पड़ जाता है। जैसे कि A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, ये एक नल मैट्रिक्स है, एंड B इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। ये 2x3 की नल मैट्रिक्स है और ये 2x2 की नल मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हैं, ये बात क्लियर होती है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक बड़ा जीरो लग जाता है इधर, यानी कि मैं बोल सकता हूं A इज इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर 2x3। ठीक है, A इज इक्वल टू 0, ये वाला जीरो क्या है, ये जीरो रिप्रेजेंट करता है नल मैट्रिक्स को, किस ऑर्डर का, 2x3। B इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी कि नल मैट्रिक्स वो किस ऑर्डर की है, 2x2। बात समझ में आती है, तो इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ये M वाला पार्ट पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए, लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन उठाते हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन। 29th, लेट ए बी द, ये शायद जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, नॉट श्योर, बट जितना याद आता है। लेट ए बी द सेट ऑफ, let A be the set of all 3x3 symmetric matrices. Symmetric matrices, all of whose entries are either 0 or 1. Five of these entries are 1 and four of them are 0. Find the number of matrices in A। ये क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स की सीआरक्यू में दिया हुआ है, बट एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये मैट्रिसेस के कपड़े पहनकर एक पीएनसी का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको क्या कहानी है। Let A be the set of all 3 cross 3 symmetric matrices, all of whose entries are either 0 or 1. 5 of these entries are 1 and 4 of them are 0. Find the number of matrices. ठीक है, चलिए अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होता है, Aij इज इक्वल टू Abi। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इधर डायगोनल पे क्या रख सकता, और जो फिर इसके बाद में इधर आएगा वो एग्जैक्ट की एग्जैक्ट कॉपी होके इधर आ जाएगा। ठीक है, अब डायगोनल पे क्या आ सकता है, तो डायगोनल पे इसमें क्या यूज करना है अपने को, 5 1 एंड 4 0, 5 1 यूज करना है और 4 0 यूज करना है। तो मैं एक काम करता हूं, केस 1 की इन तीनों जगह मैं 1 रख देता हूं, तो 3 1 इधर चले गए। अब 1 कितने बचे, तो 5 में से 3 1 तो यूज आ गए, फर्स्ट केस 5 में से 3 1 तो यूज आ गए, बचे कितने, 2 1 एंड 4 0। अब यहां पे ये जो मैंने ये वाला एरिया बना रखा है और यहां पे सेम एलिमेंट्स जाने वाले हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 1 और 2 0 ये तो डायगोनल के ऊपर जाएगा और बचा हुआ 1 1 और 2 0 ये डायगोनल के नीचे जाएगा। ठीक है जी, 1 1 और 2 0 ये डायगोनल के ऊपर होगा और बचा हुआ 1 1 और 2 0 ये डायगोनल के नीचे जाएगा, क्योंकि इधर सेम नंबर्स आने चाहिए। अब मैं अरेंजमेंट सिर्फ इधर कर सकता हूं, दोनों में से किसी एक जगह ही मैं अरेंजमेंट कर सकता हूं। सोच के देख लीजिए ऐसा क्यों, क्या दोनों जगह अरेंजमेंट नहीं हो सकता? मैं कहूंगा नहीं, जो ऊपर आ गया डायगोनल के उसके बाद नीचे आने के लिए तो एक ही केस है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर यहां पे 1 आ जाए तो यहां पे क्या 1 के अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं, क्योंकि यहां पे 1 के अलावा कुछ और आएगा तो इसका क्या मतलब है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बचेगा? नहीं। बात समझ में आती है? तो अगर इधर 1 है तो इधर भी क्या आना चाहिए भैया, 1 ही आना चाहिए। अगर इधर उसकी जगह 0 है तो इधर क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए। बात समझ में आती है ये? तो इसका क्या मतलब हो गया कि इधर मैं डायगोनल के ऊपर अगर मैं अरेंज कर दूं तो उसके बाद डायगोनल के नीचे अरेंज करने का मेरे पास एक ही ऑप्शन है। तो एक तरीके से क्या क्वेश्चन हो गया, 3 जगह है और 1 0 0 इसको अरेंज करना है। तो 1 0 0 को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है 3 जगह पर? तो मैं कहूंगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 तरीके से 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 0 और 0 ये तो आइडेंटिकल ही है, तो 3 तरीके से इसको ऊपर अरेंज किया जा सकता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही तरीके से नीचे अरेंज किया जा सकता है। सेकेंड केस, एक बात मुझे बताइए, ये कहानी थी कितनी, तीनों डायगोनल एलिमेंट पे 1 1 1 आ जाए। अब मैं आपसे कहता हूं कि 3 डायगोनल एलिमेंट पे नहीं आए, 2 डायगोनल एलिमेंट पे 1 आए और एक पे 0 आए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे यार 2 1 इधर चले गए तो बचे कितने, तो टोटल कितने 1 लिखने हैं अपने को, 5 एंट्री आर 1, यानी कि बचे कितने 1 1 1, 3 1 बचे, और 0 कितने बचेंगे, 3 0 बचेंगे। अब क्या मैं किसी भी तरीके से इनको इक्वली डिवाइड कर सकता हूं? यानी कि ना तो मैं, अगर आप देखिए मैं चाहता हूं कि 1 इधर और इधर इक्वली डिवाइड हो, क्या ये पॉसिबल है? मैं कहूंगा नहीं, 3 1 है, 3 1 को मैं आधे इधर, ऐसा तो बोल नहीं सकता कि भैया 1.5 इधर जाए और 1.5 इधर जाए, ऐसे ही 0 के लिए भी नहीं बोल सकता। तो ये चीज अपने को समझनी है कि भैया 3 1 है तो उसको मैं इधर और इधर डिवाइड नहीं कर सकता, तो यानी कि डायगोनल पे 2 1 और 1 0 तो रह ही नहीं सकते किसी भी ऑर्डर में। अब आ जाता है थर्ड केस पे कि डायगोनल पे 1 1 हो और 2 0, तो बचेंगे कितने, अगर 1 1 चला गया तो 4 1 बचे और 2 0 चले गए तो 2 0 बचे। तो क्या 1 को दोनों साइड डिवाइड किया जा सकता है? मैं कहता हूं हाँ, 1 को दोनों साइड डिवाइड किया जा सकता है। कितने, 2 1 एक साइड और 1 0 एक साइड, बचा हुआ 2 1 और 1 0 एक साइड। तो आप किसको अरेंज करना है, 1 1 0। वापस कितने तरीके हो गए, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3। तो 3 तरीके इधर हो गए, लेकिन ये तो है 1 0 0 के,
सोचिए, इधर 111 है, अब इसको तो अरेंज किया नहीं जा सकता, बट 100 उसके अलावा क्या लिख सकता हूं, सोच के देखो। 100 उसके अलावा क्या आ सकता है, 010 उसके अलावा क्या आ सकता है, 001। तो ये 3 तरीके कितनी बार आ सकते हैं, तो 3 तरीके आएंगे। 100 के साथ 3 तरीके, 010 के साथ में 3 तरीके, और 001 के साथ में 3 तरीके। ऐसे टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 9 तरीके। ठीक है, तो 9 ये और 3 ये, तो आंसर आ जाना चाहिए 12। एक बार एक काम करिए, इसको लिख लीजिए, पॉज करिए और लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं ताकि इसको और ढंग से मैं स्पेस लेके एनालाइज कर पाऊं आपके सामने। हाँ जी, तो आपको ये समझ में आता है क्या ब्रेक किया। सबसे पहले डायगोनल में तीनों 1, सेकंड केस के अंदर डायगोनल में 2 1, बट डायगोनल में 2 1 आ गए तो फिर बचे हुए 1 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता। थर्ड केस में डायगोनल में 1 1, तो इधर मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो थर्ड केस का ही पार्ट है ये। फर्दर मैं ऊपर लिख रहा हूं, इधर थर्ड केस का ही कंटिन्यूअस पार्ट है। उसमें क्या है, 100, उसमें 3 एंट्रीज, फिर 010, अभी भी क्या रहा, 1 1 1 1 एंड 0 0, तो ये एक साथ, ये एक साथ, इसके भी 3, और सिमिलरली 0 0 1, इसके भी कितने आ जाएंगे, 3। तो कितने हो गए, 3 3 3 3। और फिर फर्दर फोर्थ केस में एक भी 1 ना आए डायगोनल के अंदर, मतलब 0 0 0, बट उस केस में वापस पंगा है, क्योंकि 1 कितने बचे, 3 4 5, 5 1 बचे और एक 0 बचा। क्या 5 1 को 2 तरफ डिवाइड कर सकते हो, मैं कहूंगा नहीं। 2.5 1s थोड़ी डाल सकता हूं उधर, ऐसे ही आधा 0 थोड़ी डाल सकता हूं, तो ये भी केस हो जाएगा पूरी तरीके से रिजेक्ट। सेकंड केस पे भी कोई आंसर नहीं आएगा। तो टोटल कितने आंसर आए, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 और 3 इधर से, तो टोटल आंसर इज 12। 12 इज योर फाइनल आंसर। यहां पे ये क्वेश्चन खत्म होता है और उसी के साथ में आपका लेक्चर नंबर 2 भी खत्म होता है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच।